कहानी की शुरुआत काशी की संकरी गलियों और गंगा की शांत लहरों के बीच बसे एक छोटे से गांव से होती है। इस गांव में राधिका एक साधारण लेकिन खूबसूरत युवती थी। उसकी सुंदरता जितनी भव्य थी, उसका मन उतना ही निर्मल था। गांव के लोग उसे देवी समान मानते थे। उसकी कोमलता और मुस्कान को देख हर कोई प्रभावित हो जाता। दूसरी ओर मोहन एक तेजस्वी, साहसी युवक था जो काशी के घाटों पर धार्मिक कार्यों में सक्रिय था। उसकी गहरी आस्था और प्रेम राधिका को खींचने में सक्षम थी। राधिका और मोहन की पहली मुलाकात गंगा के घाट पर ही हुई थी, जब राधिका गंगा में स्नान कर रही थी। दोनों की नजरें आपस में मिलीं और उस पल में जैसे दोनों के बीच एक अनजानी डोर ने जन्म ले लिया। धीरे धीरे दोनों के बीच का रिश्ता गहरा होता गया। उनके प्रेम की सुगंध मानो गंगा की लहरों में बहने लगी थी। मोहन ने राधिका को अपना दिल दे दिया और राधिका ने उसे अपनाने में देर नहीं की। कुछ समय बाद दोनों का विवाह हुआ और उनका जीवन मानो खुशियों से भर गया था। राधिका ने सोचा था कि मोहन ही उसका संसार है और वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। दोनों ने साथ में कई स्वप्न देखे, लेकिन उन सपनों का हकीकत में बदलना मुश्किल होने लगा जब मोहन का व्यवहार बदलने लगा। कुछ महीनों बाद मोहन की रुचि राधिका में कम होती गई और वह घर से अधिक बाहर समय बिताने लगा। राधिका उसकी बेरुखी महसूस कर सकती थी, लेकिन उसने हमेशा मोहन पर भरोसा बनाए रखा। लेकिन एक दिन उसे एक भयानक सच्चाई का पता चला। मोहन का किसी और स्त्री से संबंध था। यह सच्चाई सुनकर राधिका की आत्मा टूट गई। उसके दिल पर जैसे गहरा वार हुआ। उसने मोहन से इस विषय पर बात की, लेकिन मोहन ने उसे अनसुना कर दिया और उसे दोषी ठहराने लगा। राधिका का संसार बिखर गया था। उसका प्रेम, उसका विश्वास, सब कुछ चूर चूर हो गया था। अपने जीवन में आई इस त्रासदी को सहन करने में असमर्थ राधिका एक दिन गहरे दर्द में डूबी गंगा के घाट पर जा पहुंची। गंगा की लहरें उसे अपनी ओर खींचने लगीं, मानो वह उस पवित्र जल में समा जाना चाहती थी ताकि उसके दर्द का अंत हो सके। और फिर एक ठंडी रात में बिना किसी को कुछ बताए राधिका ने गंगा के शांत जल में छलांग लगा दी, मानो वह अपनी आत्मा को इस पवित्र नदी में समर्पित कर रही हो। उसकी मृत्यु से गंगा की लहरें भी सिहर उठीं और उसके जाने के बाद मानो घाट पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। काशी के लोगों का मानना था कि राधिका की आत्मा अब भी गंगा के घाट पर भटकती है, अपने अधूरे प्रेम और प्रतिशोध की आग में जलती हुई। कहते हैं कि उसी रात से गंगा के घाट पर एक अनदेखा साया दिखाई देने लगा, जो मोहन और उसकी नई पत्नी के जीवन में अनहोनी घटनाओं का आगाज करने वाला था। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का कुमार परिवार में हार्दिक स्वागत है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रिश्ते की गांठ पक्की करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब कहानी में आगे। राधिका की मृत्यु के बाद काशी के घाटों पर एक अजीब सी नीरवता छा गई थी। स्थानीय लोग धीरे धीरे घाट पर एक साये के मौजूदगी की बात करने लगे थे, जो अंधेरी रातों में गंगा की लहरों के पास दिखाई देता था। कुछ कहते कि घाट पर आते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता, मानो किसी ने उनके शरीर से सारा रक्त खींच लिया हो। वहीं कुछ का दावा था कि राधिका की आत्मा की करुण पुकारें उन तक पहुंचती हैं। मोहन, जिसने राधिका को भुलाकर दूसरी शादी कर ली थी, अब धीरे धीरे अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करने लगा। उसकी नई पत्नी सुमन जब भी मोहन के साथ रात में सोने जाती, उसे ऐसा लगता कि किसी ने उसके बालों को पकड़कर झटके से खींचा। मोहन इसे महज सुमन का भ्रम मानता और उस पर ध्यान नहीं देता। लेकिन सुमन की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। वह डरी सहमी सी रहने लगी और हर रात एक खौफनाक परछाई को अपने चारों ओर महसूस करने लगी। कुछ ही दिनों में मोहन और सुमन के घर में अनचाही घटनाएं घटने लगीं। दिए बिना किसी हवा के अचानक बुझ जाते, खिड़कियां रात में अपने आप खुल जाती और एक ठंडा माहौल पूरे घर में भर जाता। हर कोने में एक रहस्यमयी सिहरन सी महसूस होती। सुमन को ऐसा लगता मानो राधिका की जलती हुई आंखें उसे घूर रही हों। उसे राधिका की आवाजें सुनाई देने लगीं, जो उसकी चेतना में घर कर गईं। तू मेरे स्थान पर नहीं आ सकती, मैं अब भी मोहन की पहली और सच्ची पत्नी हूं। घटनाएं
और भी डरावनी होने लगी। सुमन को कभी कभी अपनी आंखों के सामने राधिका की छवि नजर आने लगती, एक दुख और प्रतिशोध से भरा चेहरा जिसने प्रेम में विश्वासघात का जहर पीकर अपनी जान गंवा दी थी। यह चेहरा सुमन को बार बार डराने लगा। एक रात सुमन ने अपने कमरे की दीवार पर किसी अनजाने हाथ से लिखे शब्द देखे, मैं वापस आ गई हूं। खून से लिखे ये शब्द उसकी आत्मा को झकझोरने के लिए काफी थे। उसने मोहन को जगाया और उसे ये सब दिखाने की कोशिश की, लेकिन जब मोहन ने दीवार की ओर देखा वहां कुछ नहीं था। मोहन ने इसे सुमन का भ्रम मानकर टाल दिया, लेकिन सुमन को पता था कि यह कोई भ्रम नहीं था। यह राधिका की आत्मा थी जो अपने अधूरे प्रतिशोध को पूरा करने के लिए लौट आई थी। अब मोहन भी इन घटनाओं से असहज महसूस करने लगा। उसे भी अचानक राधिका का चेहरा दिखने लगा और उसकी करुण चीखें सुनाई देने लगीं। एक रात उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसे गला घोंटकर मारने की कोशिश की। वह हाँफता हुआ जाग उठा, परंतु कमरे में कोई नहीं था। मोहन का दिल डर और पश्चाताप के बीच फंस चुका था। इस तरह राधिका का अदृश्य प्रतिशोध धीरे धीरे प्रकट होने लगा। गंगा के घाट की उन पवित्र लहरों में अब एक भयावह सन्नाटा था, जहां राधिका की आत्मा की छाया हर रात दिखाई देती थी। मोहन और सुमन के जीवन में एक अनकही अनदेखी त्रासदी का सिलसिला शुरू हो चुका था, जो अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। राधिका की मौत के कुछ महीनों बाद मोहन ने सुमन से दूसरी शादी कर ली थी। यह शादी भी उसी गांव में हुई थी जहां गंगा घाट पर बसे पुराने घर में मोहन और राधिका साथ रहते थे। शादी के बाद सुमन ने पहली बार उस घर में कदम रखा तो उसे अनजाने में एक गहरी बेचैनी का एहसास हुआ। गंगा की लहरों के शोर में उसे एक अजीब सा सन्नाटा सुनाई देता, मानो वहां कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। जैसे ही सुमन ने घर के आंगन में कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे लगा कि यह घर पहले से ही किसी अदृश्य शक्ति की पकड़ में है। उस रात सुमन अपने नए कमरे में सोने गई, लेकिन जैसे ही उसने बत्ती बुझाई, कमरे में एक अजीब सा कंपन होने लगा। बेजान दीवारों पर हल्के हल्के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। सुमन ने इसे शुरुआत में नजरअंदाज किया, लेकिन रात भर उसे महसूस होता रहा कि कमरे में कोई और भी मौजूद है जो उसकी हर हरकत को देख रहा है। कुछ दिनों बाद सुमन ने देखा कि एक काला छाया जैसी आकृति गंगा घाट की ओर जाने वाले बरामदे में हर रात दिखाई देती है। जब भी वह उस छाया की ओर ध्यान देती, वह गायब हो जाती। एक दिन उसने अपने पति मोहन को यह सब बताया, लेकिन मोहन ने इसे उसके भ्रम का नाम देकर टाल दिया। मोहन को शायद अंदाजा नहीं था कि राधिका की आत्मा अब भी उसी घर में बसी हुई है और वह सुमन को उस घर में सहन नहीं कर पा रही थी। एक रात जब सुमन अपने कमरे में अकेली थी, उसे किसी ने आहिस्ता से उसका नाम लेकर पुकारा, सुमन। वह आवाज इतनी ठंडी और खौफनाक थी कि सुमन के पूरे शरीर में खून जम गया। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे घेर रखा है। उस रात उसे लगा जैसे एक भारी हाथ उसकी छाती पर दबाव डाल रहा हो, जिससे उसकी सांसें रुकने लगीं। उसकी आंखों में डर और सवाल थे, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। गंगा घाट पर बने उस पुराने घर में अब हर रोज असामान्य घटनाएं होने लगीं। सुमन जब भी कोई काम करती, उसे ऐसा लगता मानो कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। एक दिन उसने किचन में किसी अजनबी परछाई को देखा जो उसकी ओर देखकर हंस रही थी। डर से कांपते हुए उसने मोहन को आवाज दी, लेकिन जब तक मोहन वहां पहुंचा, वह परछाई गायब हो चुकी थी। हर रात जैसे एक नया डर लेकर आती थी। सुमन की नींद में अचानक किसी के कानों में फुसफुसाने की आवाजें आती, तू यहां नहीं रह सकती, यह घर मेरा है। सुमन का मन अब डर के साए में जीने लगा था। उसे लगने लगा था कि उसके और मोहन के जीवन में कोई भयंकर अनहोनी घटने वाली है। अचानक एक दिन सुमन ने अपने कमरे की खिड़की के बाहर गंगा की ओर झांका, जहां उसे एक अजीब सी आकृति दिखी। वह आकृति गंगा की ओर मुंह करके खड़ी थी और उसका सिर हल्का झुका हुआ था, मानो वह किसी अनकहे दर्द में डूबी हो। सुमन ने ध्यान से देखा तो उसे वो आकृति राधिका जैसी प्रतीत हुई। सुमन को समझ नहीं आ रहा था कि यह महज उसका भ्रम था या सचमुच
राधिका की आत्मा उसे देख रही थी। इस तरह सुमन का इस घर में कदम रखते ही उसका सामना उन रहस्यमयी घटनाओं से होने लगा था जो उसके जीवन को धीरे धीरे एक भयानक अंधकार में धकेलने वाली थीं। गंगा घाट का वह प्राचीन घर अब सिर्फ एक निवास स्थान नहीं रहा था। वह अब एक अभिशप्त स्थान बन चुका था जहां राधिका की आत्मा हर क्षण अपने अधूरे प्रतिशोध की आग में जल रही थी और उस आग की लपटें अब सुमन को अपने शिकंजे में लेने के लिए तैयार थीं। उस रात का अंधेरा और भी घना हो चला था। सुमन अपने कमरे में अकेली लेटी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद का कोई नामो निशान नहीं था। कमरा ठंडा हो रहा था और हवा में अजीब सी खामोशी थी। अचानक उसे ऐसा लगा मानो कमरे की खिड़की से कोई ठंडी बर्फीली हवा उसके शरीर को छूकर गुजर रही हो। उसके रोंगटे खड़े हो गए, मानो उसकी नसों में खून की जगह डर बहने लगा हो। जैसे ही उसने कंबल को और कसकर पकड़ना चाहा, उसे कमरे के कोने में हल्की हल्की परछाइयां दिखने लगीं। ये परछाइयां स्थिर नहीं थीं, बल्कि धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। उसकी धड़कन तेज हो गई और सांसें जैसे अटकने लगीं। सुमन की नजरें अब उन परछाइयों पर जमी थीं जो मानो उसे चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रही थीं। उसे लगा कि वह चीखना चाहती है, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक उसे अपने कानों में किसी की धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। तू यहां नहीं रह सकती, ये घर मेरा है। यह आवाज इतनी ठंडी और खौफनाक थी कि उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। सुमन की आंखों के सामने अचानक से राधिका की धुंधली छवि उभर आई। राधिका का चेहरा उदास, लेकिन आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला थी। सुमन की ओर बढ़ती हुई उस परछाई ने उसे सहम कर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सुमन ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसकी बंद आंखों के पीछे भी वही भयानक चेहरा बार बार उभरता रहा। उसने हिम्मत जुटाकर आंखें खोलीं तो देखा कि अब उसके चारों ओर एक धुंध सी फैली हुई है। उसे महसूस हुआ कि वह धुंध धीरे धीरे उसके शरीर के चारों ओर लिपट रही है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपने जाल में कैद कर रही हो। उसका दम घुटने लगा और उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधों पर भारी हाथ रख दिए हों। सुमन ने घबराकर मोहन को पुकारना चाहा, लेकिन उसका गला जैसे बंद हो गया था। उसकी आवाज जैसे उस ठंडी हवा में गुम हो गई। वह बेबस होकर बिस्तर पर बैठी रही। उसकी आंखों के सामने अनगिनत परछाइयां मंडराने लगीं। कभी कभी एक परछाई उसके चेहरे के पास आकर रुकती और फिर पीछे हट जाती, मानो उसे डराने का खेल खेल रही हो। अचानक कमरे में रखे दिए की लौ बेतरतीब ढंग से झपकने लगी और हर चीज पर एक अजीब सी परछाई उभर आई। उसने देखा कि दीवारों पर कई चेहरे उभरने लगे हैं। हर चेहरे में एक ही पीड़ा और प्रतिशोध का भाव। उसे लगा कि ये सब उसकी तरफ घूर रहे हैं, मानो उस पर कोई दंड लगाने आए हों। यह मंजर सहन करने के काबिल नहीं था। सुमन के मन में अब बस एक ही ख्याल था, भागने का। यह रात जैसे सुमन के लिए एक अंतहीन यातना बन चुकी थी। वह बस एक ही बात समझ पाई, यह घर अब उस पुराने प्रेम, अधूरे प्रतिशोध और राधिका की आत्मा की कैद बन चुका था, जो उसे हर हाल में यहां से बाहर निकालना चाहती थी। सुमन के जीवन में घट रही भयानक घटनाओं से अब वह मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो चली थी। रात की बेचैनी और अजीब अनुभवों ने उसके मन को बुरी तरह से हिला दिया था। अंततः उसने अपने डर और संदेह का सामना करने का निश्चय किया। वह एक अनुभवी पंडित जी के पास पहुंची, जिनकी तंत्र मंत्र और आत्माओं के विषय में गहरी समझ थी। पंडित जी के आश्रम में प्रवेश करते ही सुमन ने उन्हें अपनी परेशानियां बताईं। पंडित जी ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, बेटी, गंगा के घाटों पर अनगिनत आत्माएं भटकती हैं। ये वे आत्माएं हैं जिन्होंने अपने जीवन में कोई अधूरा काम या अधूरा प्रेम छोड़ा है। इन आत्माओं में एक अपार पीड़ा और प्रतिशोध का भाव होता है, और जब कोई उनके संसार में प्रवेश करता है तो वे उसे स्वीकार नहीं कर पाती। सुमन की आंखों में अब और भी डर उभर आया। पंडित जी ने उसे बताया कि राधिका की आत्मा अभी भी मोहन के साथ अपने अधूरे प्रेम और विश्वासघात की पीड़ा में बंधी हुई है। राधिका का आत्महत्या का स्थान, वही गंगा का किनारा जहां उसने अपनी जान गंवाई थी, अब उसकी आत्मा का निवास बन चुका था।
इस घाट पर उसकी आत्मा का प्रभाव इतना गहरा है कि कोई भी नई ऊर्जा वहां टिक नहीं सकती। सुमन ने यह सुनकर एक सिहरन महसूस की और पूछा, पंडित जी, क्या यह आत्मा मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है? पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, यह आत्मा तुम्हें यहां से निकालने के लिए प्रतिशोध की अग्नि में जल रही है। वह चाहती है कि मोहन उसके प्रेम का सम्मान करे और उसकी जगह किसी और को न दे। उसने तुम में एक अजनबी और दुश्मन की छवि देखी है और इसलिए वह हर हाल में तुम्हें यहां से हटाना चाहती है। इस आत्मा का मोह और प्रतिशोध इसे मुक्त होने से रोक रहा है। इसके बाद पंडित जी ने सुमन को गंगा घाट से जुड़ा एक और रहस्य बताया। यह सिर्फ राधिका की आत्मा नहीं है। गंगा के घाट पर अनेक आत्माएं हैं जो यहां अधूरी इच्छाओं के कारण फंसी हुई है। कई लोग जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं और उनकी आत्माएं मृत्यु के बाद भी शांति नहीं पा पाती। ऐसी आत्माएं जिनका मोह इस संसार से नहीं टूटता, वे यहां की जलधारा में अदृश्य रूप से विद्यमान रहती हैं। इन आत्माओं की शक्ति और प्रभाव हर उस इंसान पर पड़ सकता है जो इनके स्थान में प्रवेश करता है। सुमन के मन में अब यह सवाल उठने लगा कि क्या वह राधिका की आत्मा को कभी शांति दे सकेगी? पंडित जी ने उसे एक सुझाव दिया, अगर तुम चाहती हो कि यह आत्मा शांति पा जाए तो तुम एक विशेष अनुष्ठान कर सकती हो। यह अनुष्ठान गंगा के पवित्र जल से होगा, जिसमें राधिका की आत्मा को उसके अधूरे प्रेम और प्रतिशोध से मुक्त करने की शक्ति है। लेकिन याद रखना, यह अनुष्ठान करना आसान नहीं है, क्योंकि आत्माएं तब तक मुक्त नहीं होती जब तक उनकी अंतिम इच्छा पूरी न हो जाए। पंडित जी की बातें सुनकर सुमन के मन में अब राधिका की आत्मा के प्रति एक सहानुभूति भी जाग उठी। उसे समझ में आने लगा कि राधिका की आत्मा कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक अधूरे प्रेम और अपूर्ण इच्छाओं से बंधी आत्मा है जो अपनी जगह पर किसी और को देखना नहीं चाहती। सुमन ने निश्चय किया कि वह इस आत्मा को शांति देने का प्रयास करेगी, चाहे उसके लिए उसे किसी भी कठिनाई का सामना क्यों न करना पड़े। सुमन अब एक बड़े रहस्य को जान चुकी थी। गंगा घाट की अनदेखी और अनजानी आत्माओं का वह संसार जो इस जीवन और मृत्यु के बीच के अदृश्य पुल पर स्थित है। सुमन ने पंडित जी से हुई बातचीत के बाद मन में एक ठोस निर्णय लिया कि वह अब मोहन को सारी सच्चाई बताएगी। वह जानती थी कि बिना मोहन की मदद के राधिका की आत्मा को शांति देना और खुद को उस अदृश्य भय से बचाना उसके लिए संभव नहीं होगा। एक शाम उसने मोहन से गंभीरता से बात करने का फैसला किया। सुमन ने मोहन से कहा, मोहन, मुझे तुमसे कुछ बेहद जरूरी बात करनी है। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ मेरे दिमाग का कोई खेल नहीं है। मैंने खुद कई बार राधिका की आत्मा को महसूस किया है। उसकी परछाइयां, उसकी आवाजें, वो डरावने संकेत, सब कुछ असली है। और पंडित जी ने भी कहा है कि राधिका की आत्मा अभी भी इसी जगह पर है, अधूरे प्रेम और प्रतिशोध के साथ। मोहन, जो अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में पूरी तरह व्यस्त था, यह सब सुनकर हंस पड़ा और बोला, सुमन, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो। मुझे लगता है कि तुम बस डर और तनाव की वजह से इन सब चीजों को महसूस कर रही हो। राधिका को गए हुए काफी वक्त हो चुका है और अब वो सिर्फ एक अतीत का हिस्सा है। उसके बारे में इस तरह सोचना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। सुमन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मोहन, यह सब मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रही हूं। मैंने इस घर में जो अनुभव किया है वो कोई कल्पना नहीं है। हर रात मुझे वो अनजानी परछाइयां दिखाई देती हैं, ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है और कभी कभी तो मुझे राधिका की आवाज भी सुनाई देती है। पंडित जी ने भी कहा है कि राधिका की आत्मा अपने अधूरे प्रेम के कारण हमें स्वीकार नहीं कर रही है। मोहन ने सुमन की बातों को टालते हुए कहा, सुमन, ये सब केवल तुम्हारी कल्पना का हिस्सा है। राधिका की मौत एक दुर्घटना थी और हमें उसके बारे में अब आगे बढ़ना चाहिए। आत्माएं, परछाइयां, ये सब मन का भ्रम है। हो सकता है कि तुम्हारा दिमाग पुराने विचारों और इस नए माहौल में सामंजस्य न बैठा पा रहा हो और इसलिए ये सब महसूस हो रहा हो। सुमन ने उसकी बातों पर निराश होकर कहा, मोहन, तुम समझ क्यों नहीं रहे? अगर ये सब मेरे दिमाग का भ्रम होता तो हर रात इतनी ही सच्चाई के साथ ये घटनाएं कैसे हो सकती हैं? मुझे खुद पर शक होता,
लेकिन पंडित जी ने जो बताया उसने मेरी शंका दूर कर दी है। यह घर केवल तुम्हारा और मेरा नहीं है, यहां राधिका की आत्मा भी है जो हमें यहां से दूर करना चाहती है। मोहन ने एक लंबी सांस लेकर सुमन की ओर देखा और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, सुमन, मैं जानता हूं कि तुम बहुत डरी हुई हो, लेकिन हमें ऐसी बातों पर ध्यान देने की बजाय एक ठोस रास्ता ढूंढना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें इस डर से निकालूंगा, लेकिन आत्माओं और प्रतिशोध की कहानियां, मैं उन पर यकीन नहीं कर सकता। सुमन के मन में अब एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगा कि मोहन उसकी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लेगा और इसे केवल उसका भ्रम मानता रहेगा, लेकिन उसे पता था कि जो उसने महसूस किया था वो असली था। उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह राधिका की आत्मा के रहस्य को सुलझाने और मोहन को सच्चाई दिखाने के लिए आगे बढ़ती है। राधिका की आत्मा, जो सुमन के आने से पहले शांत थी, अब प्रतिशोध की आग में जलने लगी थी। उसे यह बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था कि सुमन ने उसके स्थान को अपना लिया है। कई बार राधिका की आत्मा सुमन को चेतावनी देने की कोशिश करती, लेकिन सुमन उसकी बातों को अनदेखा कर देती। धीरे धीरे चेतावनी का यह सिलसिला एक भयानक रूप लेने लगा। एक रात सुमन अपने कमरे में अकेली थी और मोहन किसी काम से बाहर गया हुआ था। अचानक कमरे की सभी दीवारें सुमन को धीरे धीरे सिकुड़ती हुई महसूस होने लगीं। उसे ऐसा लगा कि कोई अदृश्य ताकत उसे घेरने की कोशिश कर रही है। तभी उसने अपने कानों में एक धीमी और ठंडी आवाज सुनी, यहां से चली जा सुमन, यह घर तेरा नहीं है, यह मेरी जगह है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तुझे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गई कि यह आवाज राधिका की आत्मा की है। उसकी चेतावनियां अब और भी गहरी और खतरनाक हो चुकी थीं। सुमन ने जैसे ही कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, उसे लगा जैसे किसी ने उसका रास्ता रोक लिया हो। कमरे का तापमान अचानक गिर गया और उसकी सांसें जैसे ठहरने लगी। उसका गला सूखने लगा और पैर कांपने लगे। अगली सुबह जब सुमन रसोई में काम कर रही थी, तभी अचानक गैस का चूल्हा अपने आप जल उठा। उसने उसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। वह घबरा गई और पीछे हट गई। तभी उसे किचन की दीवार पर राधिका का चेहरा दिखा। राधिका की आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं और उसने ठंडी आवाज में कहा, तू मेरे प्रेम का अपमान कर रही है, यह घर तुझे नहीं रहने देगा सुमन। सुमन ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन यह घटना उसे अंदर तक हिला गई। कुछ दिन बाद सुमन बगीचे में बैठी थी। उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह तुरंत मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे अपने कानों के पास फिर वही आवाज सुनाई दी, मैं तुझे बार बार चेतावनी दे रही हूं, अगर तूने मेरी जगह नहीं छोड़ी तो अंजाम तेरे लिए बहुत बुरा होगा। उस अदृश्य शक्ति का स्पर्श इतना ठंडा था कि सुमन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसका दिल अब भय और अनिश्चितता से भर गया था। रात के समय जब सुमन सोने की कोशिश करती तो अचानक उसका बिस्तर हिलने लगता, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे उठा रही हो। उसकी नींदें उचटने लगीं और उसे हर रात ऐसा महसूस होता कि कोई उसके पास बैठा उसे घूर रहा है। कई बार उसे अंधेरे में राधिका की परछाई दिखती, जो धीरे धीरे उसके पास आती और फिर गायब हो जाती। राधिका की चेतावनी हर बीतते दिन के साथ और खतरनाक होती जा रही थी। राधिका की आत्मा अब हर संभव कोशिश कर रही थी कि सुमन को वहां से निकाल फेंके। सुमन के चारों ओर राधिका की आत्मा का साया मंडराने लगा था, जो उसे लगातार मौत के करीब खींच रहा था। पूर्णिमा की रात का अंधेरा अपने चरम पर था और गंगा घाट पर एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। हवा में ठंडक के साथ साथ एक अनकही दहशत भी तैर रही थी। सुमन कमरे में अकेली बैठी थी, लेकिन उसके मन में अजीब सा भय समाया हुआ था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही हो, उसे एक अनजाने अंधकार में खींचने की कोशिश कर रही हो। अचानक कमरे की सभी लाइटें बुझ गईं और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और सुमन को अपने चारों ओर परछाइयों के घूमते हुए साए दिखाई देने लगे। उसकी सांसें थम सी गईं और उसकी आंखों के सामने राधिका की आत्मा प्रकट हो गई। उसके चेहरे पर क्रोध और प्रतिशोध की गहरी छाप थी।
उसकी आंखों में खून उतर आया था और उसका चेहरा एक भयावह मुस्कान के साथ सुमन की ओर झुका। राधिका की आत्मा ने अपनी ठंडी, खौफनाक आवाज में कहा, मैंने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी सुमन, यह घर तेरा नहीं है। तूने मेरे प्रेम का अपमान किया है और इसकी सजा तुझे भुगतनी होगी। अब कोई तुझे इस श्राप से नहीं बचा सकता। सुमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी राधिका की आत्मा ने अपने हाथ उठाए और चारों ओर हवा का एक घना, भयंकर झोंका आया। सुमन को लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो, उसे गंगा की ओर खींच रही हो। वह चीखना चाहती थी, पर उसकी आवाज मानो गले में घुट कर रह गई। सुमन के शरीर को जैसे किसी ने जकड़ लिया था। उसके पैर जमीन से ऊपर उठ गए और धीरे धीरे वह हवा में झूलने लगी। उसकी आंखों में डर और दर्द का मिला जुला भाव था, लेकिन वह कुछ भी करने में असमर्थ थी। राधिका की आत्मा ने उसके चारों ओर एक धुंधली परछाई का घेरा बना दिया और उसे गंगा घाट की ओर खींचने लगी। गंगा के किनारे पहुंचते ही राधिका की आत्मा ने सुमन को अंतिम चेतावनी दी, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। यहां से कभी तुझे कोई आवाज सुनाई नहीं देगी। मेरे प्रेम का अपमान करने का यही अंजाम होता है। अचानक सुमन का शरीर एक तेज झटके के साथ गंगा में गिर गया। पानी की सतह पर कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा, फिर एक चीख की गूंज घाट पर फैल गई। आसपास के लोगों ने सुमन को पानी में डूबते देखा, लेकिन कोई भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अगली सुबह गंगा घाट पर स्थानीय लोगों को सुमन का अचेत शरीर किनारे पर मिला। लोगों ने देखा कि उसकी सांसें धीमी थीं, लेकिन वह जीवित थी। जल्दी से कुछ मल्लाहों ने उसे बाहर निकाला और पास के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने उसकी नब्ज देखी और कुछ औषधियां और तंत्र मंत्र द्वारा धीरे धीरे उसकी चेतना वापस लाने की कोशिश की। थोड़ी ही देर में सुमन की आंखें खुली और उसने घबराहट से इधर उधर देखा। उसे जीवित देखकर सभी ने राहत की सांस ली, पर सुमन के दिल में राधिका की आत्मा का डर अब भी गहराई तक समाया हुआ था। सुमन के लिए अब हर एक दिन जैसे एक नया संघर्ष बन गया था। राधिका की आत्मा की लगातार चेतावनियों ने उसके मन में गहरे भय का घर बना लिया था। हर रात उसे यह महसूस होता कि कोई अदृश्य साया उसके चारों ओर घूम रहा है, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। सुमन दिन में घर के भीतर और बाहर किसी तरह सामान्य दिखने की कोशिश करती, लेकिन उसके भीतर एक अनकहा डर हमेशा समाया रहता। जैसे ही रात होती, कमरे में ठंडक का एहसास और बढ़ जाता। सुमन को लगता कि कोई उसके पास आकर खड़ा हो गया है, उसकी सांसों में अपनी ठंडी सांसें मिलाकर उसे डराने की कोशिश कर रहा है। कई बार उसे अपने बिस्तर के पास किसी के चलने की आहट सुनाई देती, लेकिन जब वह देखती तो वहां कोई नहीं होता। उसकी रातें भयावह हो चली थीं, जैसे कि उसे हर ओर से कोई घेरने की कोशिश कर रहा हो। एक रात सुमन को लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसके बिस्तर के पास आकर बैठी है। उसने चुपचाप करवट ली और उसकी नजर अचानक कमरे के कोने में पड़ी, जहां धुंधली परछाई सी नजर आ रही थी। वह परछाई धीरे धीरे बढ़ती गई और सुमन के बहुत करीब आ गई। उसके कानों में एक धीमी ठंडी आवाज गूंजने लगी, तूने मेरा स्थान छीनने की हिम्मत कैसे की? मैं तुझे इस घर में कभी चैन से नहीं रहने दूंगी। सुमन के शरीर में कंपी दौड़ गई। उसने अपने मन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उस अदृश्य साय का प्रभाव इतना तीव्र था कि उसे नींद भी नसीब नहीं होती थी। धीरे धीरे सुमन का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उसे दिन में भी ऐसा लगने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे लगातार घूर रही है, उसे कमजोर और असहाय बना रही है। हर रोज सुमन ने खुद को इस अदृश्य भय से बचाने का संघर्ष किया। वह मंदिर गई, विभिन्न साधु संतों से सलाह ली, लेकिन हर उपाय विफल रहा। राधिका की आत्मा का वह अदृश्य साया उसके जीवन में अंधकार और भय का ऐसा जाल बुन चुका था, जिससे बाहर निकलना सुमन के लिए लगभग असंभव हो गया था। सुमन अब हर दिन इस भय में जी रही थी कि कब वह अदृश्य साया उसकी जान ले लेगा। गंगा की शांत लहरें एक अज्ञात दर्द को अपने साथ बहाती थीं। राधिका का अधूरा प्रेम, जिसे उसने मोहन के साथ जीने का सपना देखा था, अब एक भयंकर प्रतिशोध में बदल चुका था। उसकी आत्मा गंगा की लहरों में अटकी हुई थी
और उसके दिल में जलती आग शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। रात के समय घाट पर आने वाले लोगों का कहना था कि कभी-कभी लहरों के बीच से एक कराहती आवाज सुनाई देती थी, राधिका के टूटे हुए सपनों और अधूरे प्रेम की गूंज जो अब भी अपने प्रतिशोध की तलाश में घाट पर मंडराती थी। राधिका का यह प्रतिशोध गंगा की लहरों में डूबा एक भयंकर सच बन चुका था, जो न केवल सुमन बल्कि मोहन को भी अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहा था। सुमन ने समझ लिया था कि राधिका की आत्मा का गुस्सा उसकी असमय मृत्यु और अधूरे प्रेम के कारण शांत नहीं हो रहा था। वह हर रोज गंगा किनारे बैठकर राधिका की आत्मा के लिए प्रार्थना करने लगी। उसकी हर प्रार्थना में एक ही अरदास होती, राधिका की आत्मा को शांति मिले और वह अपने प्रतिशोध के बंधन से मुक्त हो सके। लेकिन राधिका की आत्मा के लिए यह इतना सरल नहीं था। उसकी पीड़ा और अधूरा प्रेम उसे इस जीवन से आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। जब जब सुमन ने शांति की उम्मीद की, तब तब राधिका की आत्मा ने एक भयंकर रूप में प्रकट होकर उसे अपनी जगह से पीछे हटा दिया। राधिका ने उसे अपनी ठंडी, खौफनाक आवाज में कहा, मेरा प्रतिशोध अधूरा है और जब तक यह पूरा नहीं होता मुझे कोई शांति नहीं मिलेगी। सुमन का धैर्य अब टूटने की कगार पर था। राधिका की आत्मा का प्रतिशोध और उसके जीवन पर मंडराता हुआ यह भय सुमन को भीतर तक कमजोर कर चुका था। उसने हर रात राधिका की आत्मा से मुक्ति पाने की प्रार्थना की, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसकी यह उम्मीद और भी टूटती चली गई। गंगा घाट का पुराना घर उसके लिए एक जाल बन चुका था, जहां से निकलने की कोई राह नहीं थी। आखिरकार एक पूर्णिमा की रात सुमन ने फैसला किया कि वह राधिका की आत्मा का सामना कर सच जानने का प्रयास करेगी। उसने गंगा किनारे जाकर अपनी आखिरी प्रार्थना की और अपनी सांसों में भय और साहस का मिश्रण लेकर उस पुराने घर में वापस लौटी। राधिका की आत्मा का आह्वान करते हुए सुमन ने उससे पूछा, क्यों मुझे इस प्रतिशोध का निशाना बना रही हो? तुम क्या चाहती हो? जवाब में राधिका की आत्मा ने अंधकार में एक भयंकर रूप में प्रकट होकर कहा, मैंने मोहन से प्रेम किया था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। मैं अधूरी रह गई, मेरी आत्मा को इस संसार में छोड़ दिया गया। तुम मेरी जगह ले सकती हो, लेकिन मेरी पीड़ा और प्रतिशोध की आग को नहीं बुझा सकती। सुमन ने जवाब दिया, मैं तुम्हें तुम्हारा अधिकार दिलाना चाहती हूं, मैं तुम्हारी आत्मा को शांति देना चाहती हूं। पर राधिका ने ठंडी हंसी में कहा, यह प्रतिशोध शांति से बड़ा है। मेरी आत्मा गंगा की गहराइयों में बसी है, मेरी पीड़ा पवित्रता की इस नदी के नीचे एक श्राप बन चुकी है। तभी मोहन भी वहां पहुंच गया। यह सब देखकर उसे सच्चाई का एहसास हुआ। उसने सुमन के संघर्ष और राधिका के दुख को महसूस किया और आखिरकार अपने किए का पश्चाताप किया। उसने गंगा किनारे जाकर अपने पापों का प्रायश्चित करने का प्रण किया, लेकिन यह भी बहुत देर हो चुकी थी। राधिका की आत्मा का प्रतिशोध पूर्ण करने का क्षण आ चुका था। राधिका की आत्मा ने भयानक रूप धारण किया और अपनी अंतिम शक्ति से सुमन की ओर बढ़ी। एक अंतिम संघर्ष के बाद सुमन भी उसी अंधकार में समा गई। उसकी चीख गंगा की लहरों में खो गई। मोहन ने गंगा की पवित्रता के सामने अपने सभी पापों को स्वीकार करते हुए प्रायश्चित किया, लेकिन उसकी यह तपस्या भी उस श्राप को नहीं मिटा सकी। गंगा की लहरों के नीचे अब राधिका और सुमन की आत्माएं एक साथ प्रतिशोध के लिए भटकती रहीं और उनके साथ गंगा के घाट पर प्रेम, पीड़ा और प्रतिशोध का वह अदृश्य रहस्य सदैव के लिए दब गया। हमारी आशा है कि इस कहानी ने आपके दिल और दिमाग को एक अद्भुत अनुभव दिया होगा। आपकी राय हमारे लिए अनमोल है, इसलिए कृपया कमेंट्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाना न छोड़ें, ताकि हमारी नई कहानियों की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जल्दी ही मिलेंगे एक नई रोमांचक धारावाहिक के साथ। भाइयों और बहनों, नमस्कार।